हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन बेसिकली कहिए तो पूरा का पूरा जीएफआर पोर्शन मैंने आज कवर कर लिया है। एंड जीएफआर में अगर देखिए तो व्हाट जीएफआर कंटेंट्स इन टोटलिटी बजट है। एंड बजट के साथ साथ आपको अकाउंटिंग है, कंट्रोल ऑफ बजट है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन जनरल, अकाउंटिंग नहीं कह रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट अकाउंटिंग है, कंट्रोल ऑफ बजट है एंड प्रोक्योरमेंट है। पूरा का पूरा प्रोक्योरमेंट का जो पार्ट है, सारा का सारा प्रोक्योरमेंट का पार्ट है। सो ये पूरा का पूरा पोर्शन आज के ये में मैंने कवर किया हुआ है जनरल डिस्कशन में। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपके पार्ट से कोई क्वेरी है क्या। पहले हम आ जाते हैं बजट वाले पोर्शन से, बजट, गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड कंट्रोल जो था। उसके बाद हम सेकंड में प्रोक्योरमेंट आएंगे। तो सबसे पहले मुझे बताइए, बजट अकाउंटिंग कंट्रोल में यदि कोई प्रॉब्लम था किसी को भी। अगर नहीं था तो फिर हम सीधा क्वेश्चन डिस्कशंस पे आ जाएंगे इसके। एंड एक चीज मुझे और बताइए इसमें कि मुझे मैं ठीक से रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या हमने इसके क्वेश्चंस कुछ डिस्कस किए थे जब जिस समय आईसीआर कंडक्ट कर रहा था ट्रेनिंग। तो मैंने कुछ लास्ट में क्वेश्चंस डिस्कस कराए थे क्या, किसी को याद हो? एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कुछ मैंने अगर बताए हों या ऐसा कुछ हो? नहीं सर, क्वेश्चंस तो कुछ नहीं बताए थे। अच्छा, और इस ये टॉपिक सर आपने आईसीआर ट्रेनिंग के टाइम पर ही कवर कराया था ना? हाँ हाँ, आईसीआर ट्रेनिंग के टाइम पे ही कराया था। इस टॉपिक को मुझे बड़े अच्छे से याद है कि इस टॉपिक को मैंने बाद में कभी कवर नहीं कराया है, और इस टॉपिक को तो मैंने आईसीआर ट्रेनिंग के समय ही कवर कराया है। तो चलिए, अगर क्वेश्चंस मैंने वहां डिस्कस नहीं किए थे, बिकॉज जो लोग मेरा चारों सेशन अटेंड किए होंगे आईसीआर ट्रेनिंग में, उन लोगों को ध्यान होगा। तो मैं सबसे पहले मैं आ रहा हूँ कि क्या करें, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पहले कर लें या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पहले कर लें, आप बताएं, योर चॉइस। सर सर एक्सपेक्टेड आपको कर लेते हैं। पहले एक्सपेक्टेड कर। एक्सपेक्टेड। चलिए, हाँ जी सर। एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड का मतलब आप सिंपली कहिए, एक्सपेक्टेड नहीं कहिए इसको, सिंपली कहिए सिंपल क्वेश्चंस जिसको मैं इंपॉर्टेंट मान रहा हूँ। ठीक है, चलिए वो पोर्शन ही पहले कर ले। तो ये मैंने एक बनाया था, एंड शायद इसी के लिए आप ही लोग के साथ डिस्कशन के लिए मैंने बनाया था, मुझे जहां तक लग रहा है, एंड इसी सेशन के लिए बनाया होगा बिगिनिंग में ही। तो सिंपल क्वेश्चंस पेपर 3, इसमें मैंने आपको बताऊं अकाउंटिंग वाला पार्ट भी कवर किया है। अकाउंटिंग वाला पार्ट से मेरा मतलब है कि मैंने वो पोर्शन भी कवर किया है इसमें, जिसमें कि मैं कहूँ कि अकाउंटिंग है, बजट, कंट्रोल, परचेज, उसके अलावा बाकी पोर्शंस हैं सारे के सारे हैं। देखिए, मैंने ये टॉपिक्स शॉर्टलिस्ट किए थे जो कि आपको टॉपिक्स रियली स्टडी करनी चाहिए इस पेपर के लिए। एंड बड़ा पेपर है, 200 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स का पेपर है। तो इन टॉपिक्स पे फोकस कीजिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, अगर अकाउंटिंग साइड से क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप देखिएगा तो एक पैटर्न है। ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग से मैंने किया हुआ है, ये बजट से किया हुआ है, ये आपको मैंने कुछ आपको रूल्स एंड बाइलॉज पोर्शन से किए हुए हैं, कुछ परचेजेस से किए हुए हैं, अलग अलग कैटेगरी में है। तो अकाउंटिंग से जो मुझे थ्योरी साइड में इंपॉर्टेंट लगता है उसमें एक तो है व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखिए जैसे कि अलग अलग पार्ट है, बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ही एक पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो कोई अगर इसमें से एक्सप्लेन कीजिए आप लोगों में से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, एनीबॉडी हियर? मेरे कहने का मतलब है कि बैलेंस शीट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या क्या फर्क है इन दोनों में? Balance sheet shows us the financial position of the business, हाँ, where राइट। income and expenditure is pertaining to the incurred expenditure, like recurring expenditure. मैडम एकदम पर्टिकुलर, जब आप क्वेश्चंस का आंसर लिख रही हैं ना, तो कंसेप्ट तो ठीक है आपका, मतलब यू आर अंडरस्टैंडिंग परफेक्टली करेक्ट। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके कंसेप्ट में प्रॉब्लम है। एक रिक्वेस्ट हर किसी से रहेगा, दैट्स पे हम नोट्स बनाते हैं।
नोट्स का एक बहुत बड़ा पर्पज होता है कि एग्जैक्टली क्या लिखना है वो हमें पता होता है, दिमाग में क्या चल रहा है बहुत कुछ चल सकता है, बिकॉज बहुत सारे प्रोसेस है ना सोचने के, सेंटिमेंट्स हैं, थॉट्स हैं, ओपिनियंस हैं, एग्जैक्टली कैसे आएंगे। तो देखिए इसका बड़ा सीधा सा ये है, अगर बैलेंस शीट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर मैं दो को एक्सप्लेन करूं, बैलेंस शीट स्टेट्स अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ठीक है, एक पर्टिकुलर डेट को हेल्थ कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियली वो बताता है। कैसे? इट स्टेट्स अबाउट व्हाट एसेट द ऑर्गेनाइजेशन हैव, what are different liabilities the organization had, different liabilities, the different external liability the organization has, and what is the really the worth of the organization, that is the owner's capital। ठीक है, ये हो गया बैलेंस शीट। अब आ जाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिपिक्ट्स द फाइनेंशियल ऑपरेशन ड्यूरिंग अ पीरियड। ड्यूरिंग अ पीरियड क्या होगा? साल भर, अकाउंटिंग पीरियड जो भी होगा, साल भर वाला पीरियड अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जनवरी टू दिसंबर चल रहा है तो वो होगा, मार्च अप्रैल टू मार्च चल रहा है तो वो होगा, जो भी होगा ड्यूरिंग द पीरियड। इट स्टेट्स अबाउट हाउ मच द ऑर्गेनाइजेशन अर्न्ड and how much expenditure the organization incurred during the period, and hence what is the net income of the organization from its total operation। ठीक है, इस तरह का एकदम एग्जैक्ट रहिए कि क्या आंसर लिखना है। Recording in progress. अच्छा, अब दूसरा आ जाइए, दूसरा पोर्शन आ जाइए इसके अंदर। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। दूसरा एक और आइए, इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, दोनों में क्या फर्क है? एनीबॉडी है अगर आइडिया हो तो? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली जो है कभी आया नहीं है आईसीआर में के एग्जाम में, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, सो थोड़ा सा जानना तो बनता है उस पर। चलिए देखते हैं रिसीट एंड कैश बुक पेमेंट का क्या। जो बैलेंस है वो भी फंड फ्लो स्टेटमेंट का एक उदाहरण ही है। पार्डन, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। कैश बुक का जो एंट्रीज है, कैश बुक का जो क्लोजिंग होता है वो भी एक फंड फ्लो का ही एक उदाहरण है। एग्जैक्टली, 100%, एक नहीं टोटली उदाहरण है। एक हाँ, एग्जाम्पल कह सकते हैं कि कैश बुक जो है वो फंड फ्लो का ही दूसरा फॉर्म है। नहीं, अगर एग्जाम और में कैश आ रहे तो बुक इसको रिसीप्ट कैसे एंड लिखें? पेमेंट अकाउंट का भी एक समरी है। देखिए समझिए इस चीज को, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट एग्जैक्टली सेम नहीं है, मोर और लेस सेम है, मोर और लेस सेम है। फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड रिसीट एंड पेमेंट दोनों कैश बेसिस पे बनते हैं हमेशा, ये एक्रूअल बेसिस पे नहीं बन सकते। ठीक है, बैलेंस शीट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये एक्रूअल बेसिस पे बनते हैं। रिसीट एंड पेमेंट में क्या होता है? एक साइड रिसीट होता है, अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को गौर से देखिए तो उसके 4 पार्ट हैं। ओपनिंग बैलेंस, कितना रिसीव हुआ ड्यूरिंग द पीरियड, कितना खर्चा हुआ ड्यूरिंग द पीरियड, एंड क्लोजिंग बैलेंस, यही 4 पार्ट हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट सिंपली बताता है कि कहां कहां से पैसा आया और कहां कहां पैसा इस्तेमाल हुआ। तो कहने का मतलब है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का ही एक दूसरा वर्जन है, जो ये बताता है कि अगर ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को नहीं कंसीडर करें तो कहां कहां से पैसा आया, कहां कहां इस्तेमाल हुआ। समझे कि नहीं समझे? कंसेप्ट में कोई दिक्कत? एनीबॉडी अगर जिसको प्रॉब्लम हो? सर इसमें सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं आता, बाकी तो सेम हुआ। बाकी सेम हुआ, मैं वही कह रहा हूं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग छोड़ के। अब देखिए, जब ओपनिंग और क्लोजिंग छोड़ दीजिएगा ना तो दोनों साइड टैली नहीं होगा, होगा? जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग रिसीट एंड पेमेंट का छोड़ दीजिएगा तो दोनों साइड टैली नहीं होगा, और जब दोनों साइड टैली नहीं होगा इसीलिए फंड फ्लो स्टेटमेंट में फाइनली ये भी आता है कि एक्चुअली कितना फंड पॉजिटिव फ्लो हुआ है या निगेटिव फ्लो हुआ है, डिफरेंस अमाउंट आता है। ठीक है,
सो दैट इज द डिफरेंस। जस्ट कंसेप्ट समझिए, अगर आए तो इसको लिख सकिए कि फंड फ्लो स्टेटमेंट एक्सप्रेसेस what was the source of fund and what was use of fund, whereas receipt and payment account shows how much the organization received during the period, including the opening balance, and how this was utilized and how much is remaining there. ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस है। एक छोटा सा केवल डिफरेंस है कि वहां ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं होता है। तो वो टोटल नेट कैश फ्लो को बताता है। नेट कैश फ्लो बताता है कि हमारे पास जितना था उससे ज्यादा देना पड़ा है, तो ज्यादा देना पड़ा है क्या, कहां से जाएगा, ओपनिंग बैलेंस से जाएगा, या ज्यादा देना पड़ा, पैसा कम आया और ज्यादा खर्चा हो गया तो ऑनर्स कैपिटल से गया होगा पैसा। उसी तरह से अगर बच गया है तो कहां गया, ऑनर्स कैपिटल में गया होगा। सो दिस इज द थिंग। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड नोट टू अकाउंट, ये चारों का डिफरेंस। पहली चीज, चारों का डिफरेंस क्या क्या है मैं एक बार बता चुका हूं। अकाउंटिंग, हम चले इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल से। एनीबॉडी, कोई भी जो एक्सप्लेन कर सकते हो अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये पोर्शन लगता है आप लोगों को, मतलब उसके दौरान भी नहीं, ट्रेनिंग के दौरान नहीं कवर किया गया था। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, पॉलिसी, स्टैंडर्ड एंड नोट टू अकाउंट। Accounting principles are the terms or rules which we use for the preparation of financial accounts, like such as accrual basis, business entity concepts. All 12 concepts comes under the accounting principles, standards of rules and guidelines also. देखिए, एक बार मैं बताया हुआ हूँ, अगर गौर कीजिएगा तो किसी एक सेशन में मैंने शायद अकाउंटिंग वाला जो लिया था ना, उसमें बताया था। एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। एंड मुझे जो चीज लग रहा है कि ये चैप्टर जब मैं उस समय भी कर रहा था, मुझे जैसा लग रहा है कि ये आपके मतलब आईसीआर के इसके दौरान भी इसको कवर नहीं किया गया। ये मान के चला गया है कि कभी आया नहीं है तो आ नहीं सकता है। रियली एक अकाउंटिंग कन्वेंशन एक वर्ड है सिलेबस में, सो कह नहीं सकते हैं। छोटा मोटा क्वेश्चन इससे रह भी सकता है, एक आध कुछ पूछ दे, कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल पूछ दे, एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है, गोइंग कंसेप्ट क्या होता है, मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है, तो वगैरह वगैरह हो सकता है। तो अभी तो मैं केवल डेफिनेशन बता देता हूँ, कोशिश करूंगा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट कभी मैं लोड कर सकूं, अपलोड कर सकूं वीडियो पे। देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर दोज प्रिंसिपल which are universally accepted for the purpose of preparation of financial statement। भाई अकाउंट मैं बनाऊं और अकाउंट, भाई किसी प्लीज म्यूट कीजिए, कोई फायदा नहीं है। Accounting principles are those standard principles which are utilized for the purpose of standardizing the account across the globe। यहाँ ग्लोब का कंसेप्ट है। अगर हम यही कहें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो दीज आर द स्टैंडर्ड्स विच कोई इकोनॉमिक जोन, पर्टिकुलर इकोनॉमिक जोन या कंट्री पब्लिश करता है कि हमारे कंट्री का अकाउंट इस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनेगा। सो अगर ग्लोबली कोई कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसको हर कंट्री मानता है, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। और जो स्टैंडर्ड एक कंट्री के अंदर चले वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अकाउंटिंग पॉलिसी, अब हमारा ऑर्गेनाइजेशन जब बना रहा है तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी कुछ ऑप्शंस हैं, तो उनमें से कौन सा ऑप्शन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं। जैसे कि डिप्रिसिएशन एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है। क्या होता है स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग बैलेंस? स्ट्रेट लाइन में कहते हैं अगर 1 लाख का एसेट है, 10% का डिप्रिसिएशन है, तो हर साल 10,000 कर लो। डिमिनिशिंग बैलेंस में कहता है कि नहीं, फर्स्ट ईयर 10,000 बचा 90,000, नेक्स्ट ईयर उसका 10,000 यानी 9,000। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों में आप कुछ भी चुन सकते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा कि वो कौन सा
कौन सा प्रिंसिपल चुनेगा या कौन सा स्टैंडर्ड चुनेगा, तो वो उसकी पॉलिसी हो गई, अकाउंटिंग पॉलिसी हो गई। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूनिवर्सल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंट्री स्पेसिफिक या इकोनॉमिक जोन स्पेसिफिक है, अकाउंटिंग पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक है। नोट टू अकाउंट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेसिकली एन स्टेटमेंट। ये कोई चार्ट नहीं है, कोई टेबल नहीं है, बेसिकली इट इज एन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अब क्या होता है कि इस स्टेटमेंट को बनाते समय कई स्टोरीज भी होती हैं, कई घटनाएं भी होती हैं जो बताना पड़ता है। जैसे आग लग गया ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे 4 कोर्ट केस चल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का एक लैंड था उसको गवर्नमेंट ने ले लिया है, इतना कॉम्पनसेशन देने वाली। तो ये सारी की सारी चीजें नोट टू अकाउंट में मेंशन किया जाता है। दूसरा नोट टू अकाउंट में क्या मेंशन किया जाता है? कोई भी एक्सेप्शनल नेचर का कंसिडरेशन अकाउंट बनाते समय यदि किया गया, जैसे कि मान लीजिए कहीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इन सबों में कहीं थोड़ा बहुत डेविएशन हुआ है। बेसिकली अकाउंटिंग पॉलिसी में हम इस साल के अकाउंट में फॉलो नहीं कर पाए अपनी पॉलिसी, किसी कारण से डिफर किए, कोई एक्सप्लेनेशन देना है उस साल के अकाउंट के बारे में, तो उसको नोट टू अकाउंट में लिख दिया जाता है। तो ये 4 चीजें हो गई। अब एक मैं कोशिश करता हूं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे कवर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आ जाइए हम इधर वाले। अब देखता हूं कि आप लोगों ने कितना जीएफआर को पढ़ा हुआ है, बजट वाला पोर्शन। व्हाट इज यूजर चार्जेस? एनीबॉडी? Under GFR Rule 46, all non-tax revenues which are collected by the ministries, departments, and autonomous bodies with the approval of the department and ministries, autonomous bodies, and the primary agencies. Those are called such as dividends and surplus funds received from the RBI, etc. Like based on the price indices, usually it has to be changed for every 3 years once. नहीं मैडम, आपने बताया चीज ठीक बताया है। नॉन टैक्स रेवेन्यू आपने बता दिया है। इसमें यूजर चार्जेस, अगर वही पेज देखिएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू के नीचे में यूजर चार्जेस का देखिए, बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है, बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है। यदि मेरा वो लेक्चर शेयर किया है आईसीआर ने तो उसको सुनिए एक बार, वो छोटा सा कंसेप्ट है। यूजर चार्ज क्या है? बेसिकली कि गेस्ट हाउस का चार्ज है, गेस्ट हाउस का हम फी लेते हैं ना, कोई है तो रेंट लेते हैं, यूजर चार्ज है। हमने कोई बिल्डिंग दे दिया बैंक को, यूजर चार्ज है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब यूजर चार्ज ही नहीं है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब है कि देखिए, एक तो टैक्स रेवेन्यू होता है जिसको केवल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही कलेक्ट कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। टैक्सेज हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही कलेक्ट करेगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू उसके अलावा जितना भी और रेवेन्यू है, जैसे कि अगर फिशरी डिपार्टमेंट देख लें, उसके पास थाउजेंड्स ऑफ पॉन्ड्स होते हैं, तो उसका जो वो कलेक्ट करता है वो टैक्स नहीं है, वो लाइसेंस फी कलेक्ट करता है। ठीक है, हम लाइसेंस फी कलेक्ट करते हैं क्वार्टर्स का, दीज आर यूजर चार्जेस। ठीक है, तो आपने जो बताया ठीक बताया। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है, कोई जरूरी नहीं है कि मिनिस्ट्री ही कलेक्ट करेगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू कोई भी कलेक्ट कर सकता है, लेकिन नॉन टैक्स रेवेन्यू का ही एक टाइप है यूजर चार्जेस। तो आप ये कह सकते हैं यूजर चार्जेस इज अ टाइप ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड दैट कैन बी कलेक्टेड बाय एनी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री, whereas टैक्स रेवेन्यू इज टू बी कलेक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब दूसरा यूजर चार्जेस क्या होता है? अब यूजर चार्जेस कैलकुलेट कैसे करते हैं? कॉस्ट निकालते हैं, उसके ऊपर एक रीजनेबल प्रॉफिट डालते हैं। कहीं लिखा हुआ नहीं है कि प्रॉफिट कितना होता है, ये चीज जहां भी बताइए लोग पूछते हैं कितना करें, तो भाई सीपीडब्ल्यूडी के पास गाइडलाइंस हैं कि 15 to 20% प्रॉफिट जोड़ना पड़ता है। तो ये प्रॉफिट हम भी ऐड करेंगे, और प्रॉफिट ऐड करने के बाद, इस प्रॉफिट को ऐड करने के बाद हम ये चार्ज करेंगे। दिस इज रिवाइज्ड इन एवरी 3 years, जो आपने बताया। ठीक है, सो दैट इज द कंप्लीट पोर्शन। एकदम क्लियरिटी में रहिए, दैट द कंप्लीट पोर्शन। नेक्स्ट है सर, हाँ,
guest house charges and the license fee, all this comes under this one, sir. Exactly. User These are charges. user charges. These are user charges. Somebody is driving the vehicle. Please mute yourself. Yeah. Next is action on loss of government property. गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में यदि लॉस हो, देखिए ये ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में लॉस हो तो इमीडिएटली क्या करेंगे? किसी को प्रोविजन यदि याद हो? सर एज पर जीएफआर अगर 50,000 से ज्यादा है तो फर्स्ट हम एफआईआर करेंगे उसको। बहुत बढ़िया, ठीक है, एक प्रोविजन हुआ। और कुछ आपको, चलिए एक तरफ से छोटी छोटी चीजें देखिए, आंसर आप देंगे। आपको पता लगा बीइंग इन ऑडिट कि भाई ऐसा लॉस कहीं हो रहा है, कहीं हुआ है, या फ्रीक्वेंटली हो रहा है। फ्रीक्वेंटली भी तो हो सकता है ना, रिकरिंग हो सकता है। तो पहला एक्शन आप क्या लेंगे? फर्स्ट एक्शन, इमीडिएट एक्शन क्या लेंगे? कॉमन सेंस लगाइए, छोड़िए जीएफआर को, कॉमन सेंस लगाइए। Bring it to the notice of the higher authority. एग्जैक्टली कॉमन सेंस है भाई। एक बार अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड से बात, हेड ऑफ द ऑफिस से बात करेंगे, अपने डायरेक्टर से बात करेंगे, जो भी होगा, जो भी सीनियर पर्सन है उससे बात करेंगे। सो दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप। सो कहता है कि सबसे पहले दिस शुड बी रिक्वायर्ड टू बी इन्फॉर्म टू द ऑडिट एंड सीनियर ऑफिसर ऑन द फर्स्ट इंसिडेंस ऑफ इट्स हैपनिंग। ठीक है, अभी हमको जस्ट पता है कि इतना लॉस हुआ है, कारण नहीं पता है, या हमको अमाउंट भी नहीं पता है, हमारे नॉलेज में जस्ट आया है। द सेकेंड वन, when it is investigated, of course it will be investigated. इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या आएगा? एग्जैक्ट अमाउंट निकलेगा, रीजन निकलेगा। दिस अगेन टू बी इन्फॉर्म्ड टू द ऑडिट ऑफिसर, टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड द फंड कंट्रोलिंग पर्सन और द डायरेक्टर, ऑल दैट। फिर से वो इन्फॉर्म होगा दो जगह। तीसरा उसका पॉइंट है जो कि आपने बताया कि यदि 50,000 से ज्यादा का लॉस है तो वो इमीडिएटली नॉलेज में लाया जाएगा। और इसका एक चौथा पार्ट भी है, कुछ अमाउंट है कि इतने से 10,000 से कम के लॉस को, मतलब उसका कोई बहुत ये रिपार्केशन नहीं होता है। 10,000 तक का यदि लॉस है तो बहुत कम रिपार्केशन नहीं है, कंट्रोलिंग ऑफिसर उसको वेव कर सकता है, उसके ऊपर किसी भी एक्शन को। तो ये भी, तो ये 4 स्टेप है, चारों स्टेप एकदम क्लियर रही। देखिए अगला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, कैश बुक। कम से कम कैश बुक पे मुझे 4-5 लाइन बता दीजिए। कैश बुक पे 4 से 5 लाइन। All the cash transactions are straight away recorded in the cash book. हाँ, right. Which is maintained by the DDO and the form 1. No, It's a no. general cash book or सब्सिडरी कैश बुक। हाँ, आपसे कैश बुक कहा जा रहा है, तो सबसे पहले तो मैडम आपने ठीक कहा कि कैश बुक क्या है। कैश बुक इज अ रिकॉर्ड व्हिच इंडिकेट्स कैश ट्रांजैक्शंस, कैश ट्रांजैक्शन। अब कैश ट्रांजैक्शन को क्लियर कर दीजिए। दैट इज रिसिप्ट ऑफ कैश एंड पेमेंट ऑफ कैश। दिस रिसिप्ट ऑफ कैश मे बी थ्रू चेक, डिमांड ड्राफ्ट और इन कैश। सिमिलरली पेमेंट भी जो होगा इन तीनों में भी हो सकता है। अब कैश बुक एंड सब्सिडरी कैश बुक, दीज आर 2 other records. Cash book is maintained by the finance section and subsidiary cash book is maintained by the DDO. ठीक है, सब्सिडरी कैश बुक इज मेंटेन्ड बाय द डीडीओ। डीडीओ के पास जो कैश बुक होता है इसमें कभी भी चेक इशू नहीं होता है, डीडीओ के पास कोई चेक नहीं होता है। एंड नाइदर द डीडीओ मेंटेन्स एनी बैंक अकाउंट, एटलीस्ट इन आईसीआर सिस्टम। डीडीओ कोई बैंक अकाउंट भी मेंटेन नहीं करते हैं। सो दिस इज द थिंग, कंप्लीटली क्लियर रही है कैश बुक में। अच्छा, हमारा कैश बुक कितना कॉलम कैश बुक होता है? कैश बुक में अलग अलग कॉलम है, 2 कॉलम कैश बुक है। 2 कॉलम हमारा बैंक एंड कैश, हमारा 2 कॉलम है, 2 कॉलम भी होता है, 3 कॉलम भी होता है। तो मल्टीपल कॉलम से हमारा 2 कॉलम कैश बुक। ठीक है, अच्छा चलिए, ये मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और भी देखिए इसमें मिलेंगे, क्वेश्चंस आपको और भी मिलेंगे।
जनरल पे मैं ऑल क्वेश्चंस कुछ नोट किए हुए हूं, वो आपको बताऊंगा। हाँ, डिफरेंट मेथड्स ऑफ बिडिंग। व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ बिडिंग? परचेज आ गए हम। Technical and financial. मैडम यही चीज मैंने स्पेसिफिकली अपनी ट्रेनिंग में कहा था, गलती मत कीजिएगा, आप कोई गलती करिए। आप सिस्टम ऑफ बिडिंग बता रही हैं, मैं मेथड ऑफ बिडिंग पूछ रहा हूँ। भाई इस पेपर पे ध्यान दीजिए, इस पेपर पे ध्यान दीजिए, इजी पेपर नहीं है। मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि मतलब जैसा कि सर्विस बुक पे हर किसी का रिस्पॉन्स आ रहा है या हर किसी का नहीं आ रहा है। हाँ बताइए प्लीज। सर टू स्टेज बिडिंग हाँ और बोलिए। ओपन टेंडर, ग्लोबल टेंडर, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, प्रॉपर्टी आइटम्स के लिए जो परचेज होता है वो। हाँ तो प्रॉपर टर्मिनोलॉजी उसका याद कीजिए। देखिए, रिवर्स बिडिंग। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन, ठीक है। अच्छा देखिए, बेसिकली क्या है, देयर आर टू टर्मिनोलॉजी हैं जो म्यूचुअली कंफ्यूजिंग हो जाती हैं बार बार। क्या क्या? वो बिड एक सिस्टम। एक सिस्टम ऑफ बिडिंग है और एक मेथड ऑफ बिडिंग। सिस्टम ऑफ बिडिंग में सिंगल बिड सिस्टम और टू बिड सिस्टम है। सिंगल बिड सिस्टम में एक ही इन्वेलप में, मतलब एक ही पेज में टेक्निकल मंगा लिया जाता है, नीचे कहा जाता है अपना कॉस्ट भी लिख दो। ये यूजुअली लिमिटेड टेंडर के केस में होता है, यूजुअली, ठीक है। ओपन में नहीं इस्तेमाल में आता है। लिमिटेड में टू बिड भी होता है। लिमिटेड का मतलब हो गया कि टेक्निकल एक इन्वेलप में और उसको देखिएगा, और फाइनेंशियल दूसरे इन्वेलप में, दूसरों को, दोनों को तीसरे इन्वेलप में रख के भेजा जाता है। यहाँ फर्क क्या है, वन इन्वेलप सिस्टम में टेक्निकल एंड फाइनेंशियल दोनों का इवैल्यूएशन एक साथ होता है, क्योंकि दोनों दिख गया ना। टू इन्वेलप बिड में पहले टेक्निकल देख लेते हैं, तब फाइनेंशियल, टेक्निकल में जो जो क्वालिफाई कर जाता है उसी का फाइनेंशियल खोलते हैं। ये सिस्टम ऑफ बिडिंग है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा टेक्निकल और फाइनेंशियल एक साथ ही मंगाया जाता है, दोनों में। ये सिस्टम ऑफ बिडिंग है, ठीक है। अब मेथड ऑफ बिडिंग में एक तरफ से देखिए क्या क्या है। सिंगल टेंडर परचेज, जिसको कि प्रोप्राइटरी आइटम आपने कहा, ठीक है। सिंगल टेंडर परचेज या डायरेक्ट परचेज, जो भी कहिए आप इसको, सिंगल टेंडर परचेज ज्यादा अप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी है। दूसरा लिमिटेड टेंडर। तीसरा एडवर्टाइज टेंडर परचेज। एडवर्टाइज टेंडर में क्या है, ये आपको ओपन टेंडर भी हो गया, ग्लोबल भी हो गया, दोनों जो हैं इसी के पार्ट हैं। इसके बाद नेक्स्ट, एडवर्टाइज टेंडर के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है टू स्टेज बिडिंग। टू स्टेज बिडिंग क्या है? मैंने जो सिस्टम ऑफ बिडिंग बताई, इसमें टू बिड सिस्टम में ही टू स्टेज बिडिंग आता है। टू स्टेज उसी तरह की चीजें हैं। यहां क्या है, सिस्टम ऑफ बिडिंग में मैंने बताया कि टेक्निकल एंड फाइनेंशियल, चाहे वो सिंगल बिड हो या सॉरी, चाहे वो हाँ सिंगल बिड हो या डबल इनवेलप बिड हो, दोनों में टेक्निकल एंड फाइनेंशियल एक साथ मंगा लिया गया है। लेकिन टू स्टेज बिडिंग में क्या किया जाता है, पहले टेक्निकल मंगा लिया जाता है, जिन जिन का टेक्निकल क्वालिफाई हो जाता है उन्हीं का फाइनेंशियल मंगाया जाता है, ठीक है। तो ये सिस्टम है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन। अब इसमें देखिएगा, मैंने आगे आपको लिखा हुआ है, ये इंडिविजुअल आपको समझना जरूरी है। और काइंडली मेरे प्रेजेंटेशन के पार्ट से आप इसका नोट्स बना लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन क्या है, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी क्या है, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी क्या है, कम से कम ये, और एक सिंगल बिड, एक इसके अलावा सिंगल बिड ऑल्सो। तो काइंडली इसको बना लीजिए। अगर आप इसको नहीं बनाइएगा तो डेफिनेटली डिफिकल्टी आएगी आपको इसमें। ऊपर नीचे। तो आई डोंट नो हु इज स्पीकिंग यहाँ। ये है, तो आप लोग काइंडली इस पे नोट बना लीजिए। नेक्स्ट है TOR। TOR कहाँ होता है? टर्म्स ऑफ रेफरेंस सर। हाँ, टर्म्स ऑफ रेफरेंस सही है। क्या होता है टर्म्स ऑफ रेफरेंस?
टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होता है? देखिए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है, दिस इज सिनोनिम्स टू व्हाट? दिस इज सिनोनिम्स टू द स्पेसिफिकेशन। कहाँ पे? कंटिजेंसी। ऐसे कहाँ पे? कंसल्टेंसी हायरिंग में। कंसल्टेंसी हायरिंग में कोई भी जहाँ के इंटेलेक्चुअल काम, वहां पे इंटेलेक्चुअल काम में वो पर्सन क्या काम करेगा, वो पूरा का पूरा TOR में मेंशन होता है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में। इसमें क्या क्या जैसे मेंशन होते हैं, ब्रीफली देखिए। पहला कहता है कि ऑब्जेक्टिव, भाई जो हम काम आपको देने जा रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना है। द सेकेंड इज हम क्या क्या देंगे इसको करने के लिए, आपसे क्या क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, और टाइमलाइन क्या है, मतलब कब कब कितने दिन में आप इसका रिजल्ट देंगे वगैरह वगैरह। सो ये सारे के सारे डिटेल होते हैं टर्म ऑफ TOR, टर्म ऑफ रेफरेंस में। सो टर्म ऑफ रेफरेंस इज सिनोनिम्स टू स्पेसिफिकेशन इन गुड्स विच इज यूज इन कंसल्टेंसी। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कंसल्टेंट क्या करेंगे वो सारा का सारा डिटेल होता है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ही मेंशन होता है। बाकी जो चीजें मैंने बताई, ये हो गया टर्म्स ऑफ रेफरेंस। QCBS ऑफ बिडिंग बहुत पॉपुलर है और बहुत यूज बढ़ रहा है। हाल का एक सर्कुलर है इस पे हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर का। सो एक्सपेक्टेड है QCBS क्या है? Quality and cost based selection, sir. नहीं वो तो ठीक है, टर्मिनोलॉजी ठीक है कि होता क्या है ये। दैट्स करेक्ट मैडम, होता क्या है ये बेसिकली? सर इसमें फाइनेंशियल सर, और जब कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को साथ साथ लेके चला जाता है और प्रायोरिटी बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि किसको टेंडर दिया जाएगा। इसमें ठीक है, कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा और इसमें इलेबोरेट कीजिए। देखिए, क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस, अभी तक हम लोग जानते हैं ना कि जिसका सबसे कम लिस्ट कॉस्ट मेथड हम लोग जानते हैं, भाई टेक्निकली क्वालिफाई हो गया, जिसका कॉस्ट सबसे कम है उसको दे दो। अभी तक तो हम यही करते आए हैं ना परचेज में। इसमें कहता है कि नहीं, यहाँ क्वालिटी प्राइस से बड़ा कंसिडरेशन। जहां क्वालिटी बहुत बड़ा कंसिडरेशन नहीं है, स्टैंडर्ड आइटम है, हम इसका खरीदें फर्क नहीं। जैसे स्टैंडर्ड आइटम का एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, फ्रिज, कॉमन फ्रिज का स्पेसिफिकेशन आपने रिजिड कर दिया, वो किसी का हम खरीद लें फर्क नहीं। लेकिन हमने कहा कि भाई इस हॉल की फर्निशिंग करनी, सो फर्निशिंग में, और हमने कहा कि डिजाइन के साथ दो, तो हमको डिजाइन की क्वालिटी एट द सेम टाइम फर्निशिंग वो पूरा का पूरा क्या करके दे रहा है अलग अलग जगह पे, पूरा क्वालिटी ज्यादा प्राइम। सो यहाँ क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिस्टम चालू होता है, जहां की कॉस्ट के साथ साथ क्वालिटी भी कंसीडर होती है। लिस्ट कॉस्ट में होता है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड क्वालिटी से बेटर है, हमने जो मांगा है उससे बेटर है, तो मैटर ही नहीं करेगा, वहां हम कुछ मांगते ही नहीं, तो वो क्वालिटी बताता है और हम उस पर ये करते हैं। अब देखिए इसका इवेल्युएशन क्या होता है। क्वालिटी का इवेल्युएशन तो मर्जी से कुछ भी कर नहीं देंगे, हम क्वालिटी के ऊपर मार्क्स सेट करते हैं कि आपका डिजाइन यदि अच्छा रहेगा तो इतना, आप स्पेस का यूटिलाइजेशन अच्छा किए रहिएगा तो इतना, वगैरह वगैरह, अलग अलग पैरामीटर करके हम सेट किए रहते हैं। यूजुअली ये जो इस्तेमाल में आता है कंसल्टेंसी के फॉर्म में आता है, जहां हम कहते हैं कि भाई कंसल्टेंट का एक्सपीरियंस इतना, कंसल्टेंट ने इस तरह की कितने कंसल्टेंसी दी है सिमिलर, उसका इतना, उनके क्वालिफिकेशन पे इतना मार्क्स, वगैरह वगैरह, उनके टर्नओवर पे इतना मार्क्स। तो ये हो गया क्वालिटी। दूसरा होता है कॉस्ट। हम अब क्वालिटी पे मार्क्स हमने दे दिया, उसी तरह से कॉस्ट पे मार्क्स बनाएंगे। एक कॉस्ट पे, इसमें सबसे पहले क्वालिटी वाला पोर्शन देख लेंगे, क्वालिटी पे मार्क्स दे देंगे, और मार्क्स देने के बाद 100 में से डिवाइड करेंगे ऑफ कोर्स। मार्क्स देने के बाद हम देखेंगे कि हमने एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ होता है बिडिंग डॉक्यूमेंट में, उससे ज्यादा मार्क्स आया है कि नहीं, उससे ज्यादा मार्क्स आए कि हमने कहा कि भाई जिसका भी इस क्राइटेरिया पर 60% से ज्यादा मार्क्स होगा उसको हम कंसीडर करेंगे।
हमने दिया कि भाई 5 ईयर्स एक्सपीरियंस है तो आपको 10 मार्क्स, 5 ईयर्स से 10 ईयर्स है तो 20 मार्क्स, इस तरह से मार्किंग किया और टोटल जोड़ करके कितना हो रहा है वो निकाल। उसी तरह से कॉस्ट पे मार्क्स देते हैं, कॉस्ट पे मार्क्स देते हैं। क्वालिटी एंड कॉस्ट दोनों का जब मार्क्स रेडी हो जाता है तो क्वालिटी के मार्क्स को एक वेटेज देते हैं और कॉस्ट के मार्क्स को एक वेटेज, क्योंकि अब दोनों 100 को हमको मिला करके 100 बनाना है। तो इसमें कहा जाता है कि क्वालिटी का टोटल मार्क्स का वेटेज 0.8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लिखेंगे कि इसमें जो भी स्कोर आएगा उसका 70% वेटेज रहेगा और 30% वेटेज कॉस्ट का रहेगा। तो मान लीजिए क्वालिटी वाले में 80 मार्क्स आया और कॉस्ट वाले में किसी का 50 मार्क्स आया, तो 80 मल्टीप्लाइड बाई 0.7 प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, इसको ऐड कर दिया, वो उसका इंडेक्स बन गया। इसी तरह से सबका इंडेक्स बना लेते हैं और जिसका इंडेक्स स्कोर हाईएस्ट होता है उसको कंसीडर करते हैं। ये मैंने आपको डिटेल प्रोसीजर समझा दिया। अब आपको लिखना क्या है। क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिस्टम, bidding system is the system where selection is based on the basis of consideration of quality as well as cost. This is adopted in the case where quality is of the prime consideration than cost. देखिए टाइम खत्म होने वाला है, टाइम खत्म होगा, ऑटो ऑफ होगा, मैं आपको दूसरा लिंक भेजूंगा, ठीक है? सो प्लीज ज्वाइन। तीसरा, इसके अलावा तीसरा, in this system, on the predefined criteria mentioned in the bidding document, a score for technical qualification and cost is considered and a joint index is developed, and on the basis of the index the order is placed. बस 4-5 लाइन में आपको इसको जानना है। इतना ही है क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस। अगर मेरे प्रेजेंटेशन में भी देखिएगा तो क्लियरली वो लिखा हुआ है। सो यहाँ हम अभी इसको क्लोज कर रहे हैं, हम आगे फिर इसके बाद नेक्स्ट डे में आएंगे। मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है?